युग्मक जनन दो प्रकार का होगा। एक को हम शुक्राणु जनन कहेंगे, एक को हम अंडाणु जनन कहेंगे। जैसा आप जानते हैं कि युग्मक जनन जो है वो साइटोजेनिक ऑर्गन्स में होगा और साइटोजेनिक ऑर्गन्स वृषण तथा अंडाशय को कहते हैं। तो शुक्राणु जनन जो है वो वृषणों के अंदर संपन्न होगा। जैसा आप जानते हैं वृषणों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो शुक्राणु जनन की क्रिया वृषण में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर संपन्न होगी। ठीक है। उसी प्रकार अंडाणु जनन की क्रिया अंडाशय के अंदर होगी। आप जानते हैं स्तनधारियों के अंडाशय में ग्राफियन पुटिका होती है और ग्राफियन पुटिका में अंडाणु जनन की क्रिया होगी। ग्राफियन पुटिका, ग्राफियन शब्द कहां से आया? हाँ, तो ग्राफियन पुटिका में अंडाणु जनन की क्रिया होगी। युग्मक जनन को हम तीन प्रावस्थाओं में बांटेंगे। पहली प्रावस्था क्या कहलाएगी? गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन, जनन कोशिकाओं का विभाजन होना। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन होना। तो पहली अवस्था होगी गुणन प्रावस्था। दूसरी प्रावस्था होगी वृद्धि प्रावस्था, जिसमें स्पर्मेटोगोनिया या oogonia पोषण ग्रहण करके आकार में वृद्धि करते हैं। वृद्धि प्रावस्था। और तीसरी प्रावस्था होती है परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था को हम दो अवस्थाओं में बांटेंगे। परिपक्वन प्रावस्था फर्स्ट, परिपक्वन प्रावस्था सेकंड। परिपक्वन प्रावस्था फर्स्ट में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा और परिपक्वन प्रावस्था सेकंड में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। तो हम परिपक्वन प्रावस्था, इसको हम कहेंगे फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन को डिटेल में समझते हैं। ठीक है। चित्र बनाते हैं। पहले दो चित्र में पैरेलल बनाऊंगा, एक में शुक्राणु जनन, एक में अंडाणु जनन। तो पैरेलल बनाएंगे तो उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। ड्रॉ कर लिया आपने?
देखिए बना लिया, पहले एक बार समझ लें थोड़ा सा। ये गुणन प्रावस्था है, एक डिप्लॉयड प्रारंभिक जनन कोशिका, दोनों में सेम है अभी तक, एक प्रारंभिक या प्राथमिक जनन कोशिका समसूत्री विभाजन से दो स्पर्मेटोगोनिया में विभाजित हो जाती है। यहाँ भी हम कहेंगे प्रारंभिक जनन कोशिका समसूत्री विभाजन से दो oogonia में विभाजित हो जाती है। हमने इधर स्पर्मेटोगोनिया कहा, उधर क्या कहा, ठीक है। अभी तक आप देख रहे हैं क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, 2n डिप्लॉयड द्विगुणित अवस्था होगी दोनों में, क्योंकि अभी तक कौन से उससे विभाजन हो रहा है, इसमें समसूत्री विभाजन। तो गुणन प्रावस्था में कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिका बनेंगी, दो कोशिका, समसूत्री विभाजन, तो 2n 2n। अब वापिस देखें, ये दोनों संतति कोशिका स्पर्मेटोगोनिया बनी, ये वापिस समसूत्री विभाजन से एक स्पर्मेटोगोनिया वापिस दो में, ये स्पर्मेटोगोनिया वापिस दो में विभाजित हो जाती है। उसी प्रकार से oogonia भी समसूत्री विभाजन से दो संतति कोशिकाओं में, ये oogonia भी दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। यहाँ तक दोनों में गुणन प्रावस्था में कोई भी विभिन्नता नहीं होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक दोनों में गुणन प्रावस्था हुई, अब कोई विभाजन नहीं होगा। दूसरी प्रावस्था जिसको अपन क्या कहेंगे, वृद्धि प्रावस्था। ये ब्लू पेन और है क्या रामसिंह जी, डार्क, ये भी ड्राई है, चलो इनमें से। अब देखें, वृद्धि प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनिया पोषण ग्रहण करके आकार में वृद्धि करती है। इसी प्रकार से यहां भी आकार में वृद्धि करेगी, लेकिन ये जो रचना बन रही है उससे अंडाणु जनन में जो है वो बड़ी रचना बनेगी। इधर हम इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहां पे क्या कहेंगे, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, इधर प्राइमरी oocyte लिखें। प्राइमरी या प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, लेकिन इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 2n होगा, डिप्लॉयड होगा, द्विगुणित अवस्था होगी। उसी प्रकार से इस रचना को क्या कहेंगे अंडाणु जनन में, प्राथमिक प्राथमिक oocyte। तो गुणन प्रावस्था और वृद्धि प्रावस्था समझ में आ गया दोनों में। अब देखते हैं, अब कौन सा विभाजन शुरू हो, कौन सा प्रावस्था आएगी, परिपक्वन प्रावस्था फर्स्ट। यहां पे डालें आप परिपक्वन प्रावस्था फर्स्ट। और परिपक्वन प्रावस्था फर्स्ट में कौन सा विभाजन होगा, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन को आप न्यूनीकरण विभाजन भी कहते हैं। क्रोमोसोम की संख्या डबल से हाफ हो जाएगी तो न्यून हो गया, तो न्यूनीकरण विभाजन भी कहलाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट।
अब डिप्लॉइड जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक oocyte था, इससे जो भी रचना बनेगी वो क्या हो जाएगी? हैप्लॉइड, अगुणित हो जाएगी। अब इस रचना को क्या कहेंगे हम? प्राथमिक की जगह सेकेंडरी oocyte, क्या कहेंगे? द्वितीय, उधर oocyte कहेंगे, इधर स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, द्वितीय स्पर्मेटोसाइट। द्वितीय स्पर्मेटोसाइट, ये समझ में आ गया? अब आगे देखें, पहले इसको थोड़ा देख लें। फिर यहां पर द्वितीय स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, यहां पर डायरेक्ट में सेकंड लिखता हूं। तो इससे जो भी रचना बनेंगी उसमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ ही रहेगी, अब इक्वल होगा विभाजन, और इन रचनाओं को कहेंगे स्पर्मेटिड्स। क्या कहेंगे? स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स, यहां तक समझ में आ गया? अब हम ऊगोनिया पे देखते हैं, ऊगोनिया में क्या होगा? ऊगोनिया में, ये ऊगोनिया भी परिपक्व विभाजन फर्स्ट के द्वारा दो में विभाजन होगा, लेकिन एक बड़ी कोशिका बनेगी, एक पोलर बॉडी या ध्रुवकाय बनेगी। एक बड़ी बनेगी और एक छोटी सी बनेगी, क्योंकि यहां पर कोशिका द्रव्य का विभाजन अनइक्वल होता है, असमान। एक में कोशिका द्रव्य ज्यादा जाएगा, एक में कम होगा। बना लिया? इस रचना को क्या कहेंगे? वो प्राथमिक oocyte, ये क्या कहलाएगा? द्वितीय oocyte। लिख लो यहां पे द्वितीय oocyte। लिख लिया? अब द्वितीय oocyte भी वापस विभाजित होगा। ये इसको लिखें आप, प्रथम ध्रुवकाय, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये क्या कहलाएगी? फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ये द्वितीय oocyte विभाजित होगी तो दो रचनाएं बनेंगी, एक बड़ी रचना बनेगी और एक वापस छोटी रचना बनेगी। कभी कभी ये फर्स्ट ध्रुवकाय भी विभाजित होकर दो ध्रुवकाय बनाती है, तो टोटल ध्रुवकाय कितनी बन जाएंगी? ये सेकेंड पोलर बॉडी कहलाएगी, द्वितीय ध्रुवकाय, और ये पोलर बॉडी की संख्या कितनी हो गई? 3। और अंडाणु कितना बनेगा? 1, ठीक है? अरे ये विभाजित होगा, इससे 2 बनेंगी और इससे 1 बनेगा। मैं वापस समझाता हूं, एक बार बना लें आप, वापस समझाता हूं, फिर आगे इसमें और आगे भी चलेंगे। बना लिया? अब देखें, वापस देखें, दोनों में गुणन प्रावस्था समान होती है, चाहे वो अंडाणु जनन हो चाहे शुक्राणु जनन। गुणन प्रावस्था कौन से विभाजन से होगी? समसूत्री विभाजन से। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? डिप्लॉइड। जो इनका प्रोडक्ट बनेगा, संतति कोशिका बनेगा, उसमें भी डिप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या होगी। यहां भी आप 2n सब में लिख लें, बीच में लिख दें 2n, सब डिप्लॉइड हो गए। अब देखते हैं, हमारे युग्मक जनन की दूसरी प्रावस्था कौन सी होती है? वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था में क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया या ऊगोनिया, यहां पे लिख लें आप स्पर्मेटोगोनिया या ऊगोनिया, पोषण ग्रहण करके
पोषण ग्रहण करके आकार में वृद्धि कर लेता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। तो दोनों में, स्पर्मेटोगोनिया में तथा प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम की संख्या समान रहेगी, डिप्लॉइड। इसको हम क्या कहेंगे, ओगोनिया लिख लें आप यहाँ पे। यहां तक समझ में आ गया, वृद्धि प्रावस्था तक। अब देखते हैं हम परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था में जैसा आप जानते हैं विभाजन किस प्रकार का होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन को हम अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में बांटते हैं। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो होता है वो न्यूनीकरण विभाजन होता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या हाफ हो जाती है। तो यहाँ पर ये डिप्लॉइड अवस्था थी, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक oocyte डिप्लॉइड से जो भी रचना बनेंगी वो क्या हो जाएंगी, हैप्लॉइड। समझ में आ गया। तो इधर क्या बनेगी, द्वितीय स्पर्मेटोसाइट, और उधर क्या बनेगा, द्वितीय oocyte। ठीक है। लेकिन अंडाणु जनन में जो संतति कोशिकाएं बनती हैं, तो एक द्वितीय oocyte बनती है और एक छोटी रचना बनती है, छोटी कोशिका बनती है, उसे ध्रुवकाय कहते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है। क्योंकि आप पूछ सकते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ। मैंने कहा था बेटे जीव द्रव्य नहीं, कोशिका द्रव्य की बात करें। कोशिका द्रव्य का यहाँ असमान वितरण होता है, क्योंकि सेकेंडरी oocyte में कोशिका द्रव्य ज्यादा आता है, जो परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाओं को पोषण प्रदान करेगा। इसलिए इसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा आएगा, इसमें बहुत कम होता है, क्योंकि अंत में दोनों ध्रुवकाएं या तीनों ध्रुवकाएं तो नष्ट हो जाएंगी। तो साइटोप्लाज्म जो है वो सेकेंडरी oocyte में अधिक आता है। इसके बाद सेकेंडरी oocyte अंडाणु या ऊटिड, दोनों नाम ले सकते हैं, यहाँ पे लिख लो आप, अंडाणु या ऊटिड में विभाजित होगा और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। तो एक सेकंड पोलर बॉडी द्वितीय oocyte से बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी भी कई बार विभाजित हो जाती है। इसलिए एक अंडाणु जनन में 3 पोलर बॉडी और एक अंडाणु का निर्माण होता है। यहां तक समझ में आ गया। अब मैं आपको बार कई रिपीट करके क्वेश्चन पूछता हूं, इन पे बेटे ध्यान से बोलना, बहुत सिंपल सा है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलेंगे, कंपटीशन में आते हैं। एक ओगोनिया से कितने अंडाणु का निर्माण होगा, एक का। एक प्राथमिक oocyte से कितने अंडाणु का निर्माण होगा, एक। एक सेकेंडरी oocyte से कितने अंडाणु का निर्माण होगा। ठीक है। अब मैं इधर चलता हूं। एक स्पर्मेटोगोनिया या प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु का निर्माण होगा। अभी शुक्राणु नहीं बने, इसके बाद एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप जितने स्पर्मेटिड होते हैं उतने ही शुक्राणु में परिवर्तित होते हैं। स्पर्मेटिड से एक शुक्राणु बनता है। तो एक द्वितीय प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे, 4। एक सेकेंडरी oocyte से, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे, 2। अब समझ में आया। अब मैं थोड़ा सा घुमाता हूं इस क्वेश्चन को, ध्यान से बोलना। 20 द्वितीय oocyte तथा 20 द्वितीय स्पर्मेटोसाइट से कितने अंडाणु तथा कितने शुक्राणु बनेंगे। देखो बेटे गलती कर दी ना आपने। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा कि देखो ध्यान से सुने क्वेश्चन को। 20 सेकेंडरी oocyte द्वितीय oocyte तथा 20 द्वितीय स्पर्मेटोसाइट से कितने अंडाणु तथा कितने शुक्राणु बनेंगे। उसमें तो 20 ही रहेंगे, इसमें डबल हो जाएंगे 40। कितने बोले थे आपने, आओ, यस यू आर राइट, मोर इंटेलिजेंट। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। 50 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, ध्यान से सुने, 50 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट तथा 50 प्राथमिक oocyte से कितने शुक्राणु तथा अंडाणु का निर्माण होगा।
सही है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जितने होंगे उतने बनेंगे। अब क्वेश्चन में आंसर में गलती तो नहीं होगी। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और फिर उसका आंसर देना है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें 100% गलत आंसर देंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब मैं 2 टर्म अलग बताता हूं आपको। इस बोर्ड पे आ जाएं, अब ध्यान से देखो। शुक्राणु जनन को हम 2 जनरल प्रोसेस में अवस्थाओं में बांटते हैं। क्या बांटते हैं? यहां पे ध्यान से देखो। प्राथमिक जनन कोशिका से, यहां पे लिखो स्पर्मेटिड्स, लिख दिया मैंने। प्राथमिक जनन कोशिका से स्पर्मेटिड्स बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? वापस सुने ध्यान से। प्राथमिक जनन कोशिका से स्पर्मेटिड्स बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? अभी सुनो बेटे, ध्यान से सुनो आप। यदि ऐसा होता तो मैं क्वेश्चन ही क्यों पूछता? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना चाहिए आप, है ना। अब वापस सुने दूसरा। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? यहां से लेकर यहां तक, और स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनेंगे, उस क्रिया को क्या कहते हैं? कुछ समझ में आया नहीं आया? देखो मैं बताता हूं, इधर देखो बोर्ड पे। शुक्राणु जनन की क्रिया को हम 2 प्रोसेस में, 2 अवस्थाओं में बांटते हैं। पहला, प्राथमिक जनन कोशिका से, आप प्राथमिक जनन कोशिका को छोड़ दें, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स का बनना स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाएगा? यदि हम यहां से एरो लगा के यहां तक लगाएं तो इस क्रिया को प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्मेटो, देखो स्पर्मेटोसाइटो या स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। समझ में आ गया ये? तो शुक्राणु जनन की ये पहली जो है वो प्रोसेस हो गई, मतलब स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स का बनना। यहां तक समझ में आ गया? किसको नहीं आया? सबको आ गया? आपको बेटे? अब देखते हैं, जब स्पर्मेटिड्स जो हैं, स्पर्मेटिड्स का शुक्राणुओं में रूपांतरण, यहां पे रूपांतरण बोल रहा हूं मैं, विभाजन नहीं बोल रहा। स्पर्मेटिड्स का शुक्राणु में रूपांतरण स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। ये दूसरी प्रोसेस हो गई, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। कुछ समझ में आया? अब मैं देखो इसको फॉर्मूला फॉर्म में लिखता हूं, अभी 1 मिनट में समझ में आ जाए। देखो इधर बोर्ड पे, किसके समझ में नहीं आया? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स का बनना क्या कहलाएगा? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस या स्पर्मेटोसाइटोसिस। ठीक है। अब ये स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, शुक्राणु बनना, इसमें किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होगा, रूपांतरण होगा। इस क्रिया को क्या कहेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। समझ में आ गया? ये शुक्राणु जनन की जो क्रिया है
वो मनुष्यों में 75 दिन में पूर्ण होती है। कितने दिन में होगी? तो क्वेश्चन मार्क कौन लगाएगा यहां पे? आप लगा ले। मनुष्यों में शुक्राणु जनन की क्रिया 75 डेज में कंप्लीट होती है। ये समझ में आ गया ठीक तरह? अभी मैं वापस बता रहा हूं, अभी मेरे पास जगह कम है, आपके पास तो पेज पलटते जगह हो जाती है, मेरे पास तो ये है। अभी मैं जगह बनाता हूं, फिर उसमें क्या क्या रूपांतरण होगा, क्या क्या परिवर्तन होगा, कैसे स्पर्मेटिड शुक्राणु बनेगा, वो हम डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबके? ये सब लिख लिया आपने। अब यहां से स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना हम देखते हैं। शुक्राणु और अंडाणु जनन दोनों क्लियर हो गए? हाँ बोलो बोलो। बेटे 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 मैंने कहा था, अभी मैंने कई बार क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ हर कोशिका मतलब पोषण ग्रहण करेगी, यहां पर भी हर कोशिका पोषण ग्रहण करेगी, लेकिन बाद में ये होगा। यहां पर हर कोशिका से, बार बार मैं कह रहा हूं, ये सब क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, ये लिख रखा है। मैंने कहा प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया से 4 शुक्राणु बने। मैं तो इसको और विभाजित करता जाता। समझ में? ध्यान से सुने, प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया से 4 शुक्राणु का निर्माण होगा, प्रत्येक oogonia से 1 अंडाणु का निर्माण होगा। मैं यहां पे सभी को बना नहीं सकता, मैं तो एक एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, ठीक है ना? लेकिन अंडाशय और वृषण में तो ये सभी विभाजित होंगी, सभी पोषण ग्रहण करेंगी, सभी शुक्राणु बनाएंगी, उधर अंडाणु बनाएंगी, लेकिन अंडाणु अलग अलग महीने में बनाएंगी। यदि एक ही महीने में सबसे अंडाणु बन गए, तो जो नेचर ने कहा कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 अंडाणु बनेगा, तो सारा गलत हो जाएगा। इसका मतलब तो फिर एक शब्द है, जब हम भ्रूण के शिशु के बारे में पढ़ेंगे जब आएगा, एक शब्द है, उसका मतलब होता है मल्टीपल। जैसे मैंने कहा कि 2 बच्चे पैदा हुए, ट्यून्स या यमज कहलाते हैं। एक समय में 3 बच्चे पैदा हुए, ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। एक समय में 4 बच्चे पैदा हुए, क्वाड्रुप्लेट्स कहलाते हैं। एक समय में 5 बच्चे हुए, पेंटाप्लेट्स कहलाते हैं। ये जो बन रहे हैं इसको कहते हैं मल्टीपल, एक से अधिक शिशुओं का जन्म होना। तो यदि ऐसा हो जाएगा तो नेचर में यहाँ पे एक के ऊपर 2-2, 4-4 बच्चे बैठे होते, पॉपुलेटेड होता है। ये स्टूडियो में कम से कम 1000 बच्चे एक दूसरे के ऊपर बैठे होते। लेकिन नेचर बेटे अपना काम करती है। नेचर ने कहा कि शुक्राणु तो लाखों में बनेंगे, लेकिन हर महीने अंडाणु 1 बनेगा। नेचर, मैंने कहा था कि जब एक इजेकुलेशन होगा, एक बार मैथुन क्रिया होगी, तो 3 से 4 मिलीलीटर जो वीर्य है वो मादा के शरीर में रिलीज किया जाएगा। 1 मिलीलीटर वीर्य में 100 मिलियंस शुक्राणु पाए जाते हैं। यदि यहां पर भी एक एक बनता तो ये मिलियंस शुक्राणु कैसे बनते? समझ में आ गया? उधर तो ठीक है कि एक ही अंडाणु बन रहा है। समझ में आ गया? अब क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब आगे चले। यहां पे अभी तक हमने बेटे शुक्राणु जनन अधूरा, अंडाणु जनन पूरा पढ़ लिया। शुक्राणु जनन में ये सेकंड जो प्रोसेस है वो हम और डिटेल में पढ़ेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड्स का शुक्राणु में परिवर्तन, विभाजन नहीं कहेंगे, रूपांतरण। ठीक है, आगे चलिए। ये मिटा दो, यहां मिटा दो ये वाला पोर्शन। अब तुम बेटे अभी मुझे कराने दो, मेरे को कोर्स भी तो कवर करना है ना पूरा। फिर आप कहोगे कोर्स नहीं हुआ। खूब क्वेश्चन पूछना। एक बार अपन टॉपिक कवर कर ले, मैं आपको कहूंगा कोई भी क्वेश्चन पूछे तो पूछना। अब देखो बेटे, ये 4 स्पर्मेटिड्स हैं। प्रत्येक 1 बनाऊं या 4 बनाऊं? बात तो वही है, 1 स्पर्मेटिड्स बना। ये 1 स्पर्मेटिड्स बेटे, स्पर्मेटिड्स गोल एच चलायमान रचना होती है। लिख लो, स्पर्मेटिड्स गोल एच चलायमान रचना होती है, गतिहीन रचना। इससे धागे नुमा
चलायमान शुक्राणु का निर्माण होता है। इससे चलायमान शुक्राणु का निर्माण होता है। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं जब स्पर्मेटेड से स्पर्म बनता है तो क्या क्या परिवर्तन होगा। तो यहां पर 4 परिवर्तन होंगे। कौन कौन? ये स्पर्मेटेड हो गया, लिखने की जरूरत है? चलो लिख देता हूं। स्पर्मेटेड, और ये क्या बन गया? शुक्राणु। ठीक है, अब स्पर्मेटेड से जब शुक्राणु बनता है तो क्या परिवर्तन होगा, कैसे बनेगा, ये देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 परिवर्तन होगा। पहला परिवर्तन होगा केंद्रक में। पहला परिवर्तन किसमें हुआ? केंद्रक में। दूसरा परिवर्तन होगा सेंट्रोसोम में। सेंट्रोसोम जानते हैं आप? तीसरा होगा एक्रोसोम का निर्माण। और चौथा होगा माइटोकॉन्ड्रिया की स्थिति में परिवर्तन। माइटोकॉन्ड्रिया की स्थिति में परिवर्तन। लिख लिया आपने चारों। अब सॉरी, अब केंद्रक में क्या परिवर्तन होगा वो देखते हैं। ये मिटा दो, ये तो लिख लिया आपने सब, हमारे पास स्पेस की कमी है। देखिए, लिखते जाएं। पहला केंद्रक। केंद्रक से जल का नुकसान होता है। केंद्रक से जल जो है वो बाहर निकल जाएगा, केंद्रक का वजन कम हो जाएगा। केंद्रक से जल का नुकसान होता है। लिख लिया केंद्रक में पहला। दूसरा लिखे केंद्रक में जितनी केंद्रिकाएं वो नष्ट हो जाती हैं। केंद्रक में केंद्रिकाएं नष्ट हो जाती हैं। केंद्रक में केंद्रिकाएं नष्ट हो जाती। तीसरा पॉइंट, केंद्रक में आरएनए नष्ट हो जाता है। एक मिनट, आपने कोशिका के बारे में पढ़ा है। आप जानते हैं ज्यादातर जो आरएनए पाया जाता है वो केंद्रक के अंदर केंद्रिकाओं में पाया जाता है। जब केंद्रिका नष्ट होंगी तो आरएनए भी नष्ट हो जाएगा। 3 पॉइंट हो गए। अब हम दूसरा लिखो सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, बेटे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम के दोनों सेंट्रियोल लिखें। सेंट्रोसोम के दोनों सेंट्रियोल्स केंद्रक के नीचे ग्रीवा भाग में पहुंच जाते हैं। केंद्रक के नीचे ग्रीवा भाग में पहुंच जाते हैं।
किस में पहुंच जाते हैं? ग्रीवा भाग। एक को ऊपर वाले सेंट्रियोल को समीपस्थ सेंट्रियोल तथा नीचे वाले सेंट्रियोल को, ऊपर वाले सेंट्रियोल को समीपस्थ सेंट्रियोल तथा नीचे वाले सेंट्रियोल को दूरस्थ सेंट्रियोल कहते हैं। दूरस्थ सेंट्रियोल कहते हैं। दूरस्थ सेंट्रियोल कहते हैं। दूरस्थ सेंट्रियोल से अक्षीय तंतु निकलते हैं जो पूंछ बनाते हैं। क्या निकलेंगे? अक्षीय तंतु निकलते हैं जो पूंछ बनाते हैं। अब देखो सेंट्रोसोम समझ में आ गया। अब लिखें एक्रोसोम का निर्माण। एक्रोसोम का निर्माण। एक्रोसोम का निर्माण। एक्रोसोम का निर्माण। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है। किससे होगा? लिखो, एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है। गोल्जी काय से होता है। गोल्जी काय के रिक्तिकाएं, गोल्जी काय की रिक्तिकाएं में पाए जाने वाले, गोल्जी काय के रिक्तिकाओं में पाए जाने वाले एक्रोब्लास्ट, क्या कहेंगे? एक्रोब्लास्ट केंद्रक के ऊपर जाकर, केंद्रक के ऊपर जाकर एक टोपी नुमा रचना बनाते हैं। उस रचना को एक्रोसोम कहते हैं। उस रचना को एक्रोसोम कहते हैं। लिखे नीचे, एक्रोसोम निषेचन के समय एक्रोसोम निषेचन के समय हाइएलुरोनिडेज एक एंजाइम होता है, ध्यान से सुने, हाइएलुरोनिडेज, हाइएलुरोनिडेज तथा एक्रोसोम निषेचन के समय हाइएलुरोनिडेज तथा प्रोएक्रोसिन एंजाइम्स का स्थापन करते हैं। एक्रोसोम का निर्माण करते हैं। क्या कहा मैंने? हाइएलुरोनिडेज तथा प्रोएक्रोसिन एंजाइम का निर्माण करते हैं जो अंडाणु के चारों तरफ पाई जाने वाली, अंडाणु के चारों तरफ पाई जाने वाली अंडाणु झिल्लियों को
घोल देते हैं, अंडाणु झिल्लियों को घोल देते हैं तथा शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है, तथा शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। एक्रोसोम का निर्माण समझ में आ गया। चलिए अब लास्ट में क्या बचा, माइटोकॉन्ड्रिया। लिखें आप, माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान में परिवर्तन। सभी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य से शुक्राणु के मध्य भाग में जाकर कोशिका द्रव्य से शुक्राणु के मध्य भाग में जाकर सर्पिलाकार रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, सर्पिलाकार रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। उस रचना को नेविन कर्ण, क्या नेविन कर्ण आच्छद कहते हैं, नेविन कर्ण आच्छद कहते हैं। कभी कभी नेविन कर्ण आच्छद, कभी कभी कुछ जंतुओं के शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया मध्य भाग में एक समूह बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। एक समूह बना लेते हैं जिसे माइटोकॉन्ड्रियल क्लम्प्स कहते हैं। क्लम्प का मतलब होता है गुच्छा, ग्रुप, समूह, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल क्लम्प कहते हैं। अब एक क्वेश्चन, शुक्राणु की कौन सी रचना को शुक्राणु का इंजन कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, जिसमें मध्य भाग में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जिससे शुक्राणु अंडाणु की तरफ गमन कर पाता है। गति तो आप बैठे हैं और हिल, वो तो गमन कर रहा है, एक जगह से स्थान परिवर्तन होगा तो हम उसे कहेंगे गमन। मैंने बताया था आपको, है ना, समझ में आ गया। अब देखें ये शुक्राणु का चित्र, जिससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन अपन लिखेंगे। इधर देखें बोर्ड पे, पहले आप चित्र बनाते जाएं, मैं इसको नामांकित कर रहा हूं, फिर एक एक पार्ट को मैं समझाऊंगा। ये तो मिटा दूं, अब परिवर्तन तो आपने लिख ही लिया।
दिख रहा है? बना लिया? बना लिया? चलो एक मिनट, इसकी रचना को अपन समझ लेते हैं, फिर मैंने कुछ पॉइंट लिखे उनको मैं आपको समझाऊंगा। देखें बोर्ड पे, सबने बना लिया? चलिए जैसा कि हम जानते हैं मनुष्य के शुक्राणु को 3 या 4 भागों में बांटते हैं। किसी बुक में आपको 3 भाग मिलेंगे, किसी में 4। यदि 4 हो तो ज़्यादा करेक्ट है। पहला सबसे अग्रभाग शीर्ष कहलाएगा। शीर्ष तथा मध्य भाग के बीच में एक खांच होती है, इस छोटी से रचना को ग्रीवा कहते हैं। ये मध्य भाग हो गया, और मध्य भाग के बाद पतला भाग जो होगा वो पुच्छ या पूंछ कहलाएगी। मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर कॉर्डेट्स के जंतुओं में एक पूंछ वाले शुक्राणु पाए जाते हैं। फिर मैंने बताया था कि कुछ जंतुओं के शुक्राणु में पूंछ पूर्णतया अनुपस्थित होती है, जिन्हें अमीबाब शुक्राणु कहते हैं। उदाहरण बताएं। एस्केरिस, क्रेफिस, एक क्रेमीन होती है, दोनों में पूंछ रहित शुक्राणु पाए जाते हैं, जिन्हें अमीबाब शुक्राणु कहते हैं। फिर मैंने कहा कि कुछ जंतुओं के शुक्राणु में 2 पूंछ पाई जाती हैं, उसका उदाहरण बताएं। मैंने कहा था प्लेटीहेल्मिन्थी, चपटे कृमियों के जंतुओं के शुक्राणु 2 पूंछ वाले होते हैं। फिर मैंने कहा था कि कुछ जंतुओं के शुक्राणु में 6 पूंछ पाई जाती है। मोलस्का के एक वर्ग बताया था मैंने, मोलस्का के गैस्ट्रोपोडा वर्ग के जंतुओं में। समझ में आ गया? अब बोर्ड पे देखें। शीर्ष भाग में 2 रचनाएं पाई जाती हैं। आगे जो टोपी नुमा रचना है, जिसका निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है, हम उसे एक्रोसोम कहते हैं। जैसा भी आपने लिखा, एक्रोसोम 2 प्रकार के एंजाइम्स का स्थापन करता है, हाइएलुरोनिडेज तथा प्रोएक्रोसिन। अब यहाँ पे हाइएलुरोनिडेज जहाँ पे लिखा है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएं। तो क्यों लगाएं इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। बेटे, स्तनधारियों के शुक्राणु ही पूरे जंतु जगत में ऐसे शुक्राणु होते हैं जो हाइएलुरोनिडेज एंजाइम का स्थापन करते हैं। तो हाइएलुरोनिडेज का पाया जाना भी स्तनधारियों के शुक्राणु की विशेषता है। अब हाइएलुरोनिडेज और प्रोएक्रोसिन का कार्य आप जानते हैं। अंडाणु के ऊपर जो अंड झिल्लियां पाई जाती हैं, उनको घोलने का काम करते हैं। जब रास्ता हो जाएगा, छिद्र बन जाएगा, तो शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे देखिए। अभी हमने कहा एक्रोसोम के नीचे एक केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में अभी हमने परिवर्तन देखा था कि केंद्रक से पूरा जल का नुकसान लॉस हो जाता है, केंद्रिकाएं नष्ट हो जाती हैं, उनके अंदर आरएनए वो नष्ट हो जाता है। तो जो केंद्रक का आकार होगा, वो आकार ही शुक्राणु के हेड का आकार होता है। मानव का जो शुक्राणु है वो चम्मच नुमा होता है, कुछ जंतुओं का कुंडलाकार होता है, कुछ जंतुओं का चूहे का हुक नुमा होता है। तो अलग अलग जंतुओं के शुक्राणु के हेड का आकार भी अलग अलग होगा, और ये डिपेंड करेगा केंद्रक के आकार पर। समझ में आ गया? अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इस केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? मान लो ये मानव का शुक्राणु का चित्र बनाया, तो इसमें कितने गुणसूत्र होंगे? 23 होंगे, क्योंकि ये हैप्लोइड अवस्था है। समझ में आया? द्विगुणित अवस्था में जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, तो द्विगुणित से अगुणित हो जाता है।
तो हैप्लॉइड अवस्था होती है। चलिए आगे चलिए। जो ग्रीवा भाग है उसमें सेंट्रोसोम से 2 सेंट्रियोल बन जाते हैं। ऊपर का सेंट्रियोल समीपस्थ सेंट्रियोल कहलाता है, नीचे का सेंट्रियोल दूरस्थ सेंट्रियोल कहलाता है। दूरस्थ सेंट्रियोल अक्षीय तंतु बनाते हैं, मैंने कहीं लिखा है, ये क्या बनाएंगे, ये लाल वाले जो अक्षीय तंतु बनाते हैं। अक्षीय तंतु से ही पूंछ की रचना होती है और पूंछ ही गमन में सहायक होता है। ठीक है, अब देखते हैं। अब मुझसे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आपसे पूछूंगा। दूरस्थ सेंट्रियोल का तो हमने देख लिया कि उसने अक्षीय तंतु बना दिए, पूंछ का निर्माण हो गया, लेकिन समीपस्थ जो सेंट्रियोल हैं उनका कार्य क्या होगा? उनका तो कोई कार्य नहीं है यहाँ पे, कौन बताएगा? अच्छा, नहीं, इसका मतलब आपने ठीक तरह पहले पढ़ा नहीं बेटे, मुझे पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या पढ़ा है। अब ध्यान से देखिए, जब निषेचन की क्रिया होती है तो अंडाणु और शुक्राणु के फ्यूजन से युग्मनज या जाइगोट बनता है। बेटे जाइगोट में एक सेंट्रियोल होता है, दूसरा सेंट्रियोल यहाँ से पहुंच जाता है, तो 2 सेंट्रियोल 2 पोल बना लेंगे, ध्रुव बना लेंगे और विभाजन की क्रिया शुरू हो जाती है। आप पूछ सकते हैं मुझसे कि सर अंडाणु में भी विभाजन हो जाना चाहिए और अंडाणु से भी जो है भ्रूण बन जाना चाहिए, लेकिन सामान्य अवस्था में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अंडाणु में एक सेंट्रियोल होता है। जब तक उसके अंदर दूसरा सेंट्रियोल शुक्राणु से नहीं पहुंचेगा उसमें विभाजन की क्रिया नहीं होती। जाइगोट बनने के बाद फटाफट विभाजित होने लग जाता है, कोशिकाएं बनने लग जाती हैं, तो क्यों? ये कार्य समझ में आ गया। चलिए आगे चलिए। शुक्राणु का मध्य भाग मैंने कहा कि 20 से 24 कितना 20 से 24 तक माइटोकॉन्ड्रिया एक सर्पिलाकार अवस्था में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस सर्पिलाकार अवस्था को नेविन कर्ण आच्छद कहते हैं। क्या कहेंगे? नेविन कर्ण आच्छद कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं कि इनमें एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एटीपी निर्माण होगा, एटीपी से बेटे ऊर्जा मिलेगी और ऊर्जा से शुक्राणु गमन करेगा। तो हम इसको शुक्राणु का पावर हाउस कह सकते हैं, शुक्राणु का इंजन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए आगे चलिए। यहां पर बेटे मध्य भाग में एक और सेंट्रियोल पाया जाता है जिसे रिंग सेंट्रियोल कहते हैं। रिंग सेंट्रियोल का क्या कार्य है अभी तक पता नहीं, कैसे बनता है, क्या कार्य है, कोई जानकारी नहीं है। अभी तक बहुत से ऐसे नेचर में क्वेश्चन है जिनका कोई भी आंसर नहीं। ठीक है, आगे चलते। ये पूंछ हो गया, पूंछ का मैंने एरो लगाया, इसको खत्म नहीं किया। अलग अलग शुक्राणु में पूंछ की लंबाई अलग अलग होती है, इसलिए मैंने एरो लगा दिया, हो सकता है वो और भी बड़ी हो। अब यहां पर मैंने कई पॉइंट लिखे हैं, इनको हम समझते हैं। शुक्राणु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं आप। चलिए बेटे अब देखो, ध्यान से देखें, बोर्ड पे देखेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो आप बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे। सब किताबों में लिखा है, फिर भी पहला शब्द क्या लिखा है पढ़ के बताएं। गेलिया कैपिटिस। अब बोर्ड इधर चित्र पे देखें, ये जो एक्रोसोम है ये 2 लेयर से घिरा है, एक बाहर की लेयर, एक अंदर की लेयर। अंदर की लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर की लेयर वैक्यूलर लेयर। मैंने क्या कहा अभी, गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी के वैक्यूल्स में पाए जाने वाले एक्रोब्लास्ट से एक्रोसोम बनता है। लिखा है आपने भी, भूल गए पढ़ लो, लिखा हुआ है जो पढ़ लो एक बार। गोल्जी का है या गोल्जी बॉडी के वैक्यूल्स में पाए जाने वाले एक्रोब्लास्ट से एक्रोसोम बनता है, लिखा है। तो एक्रोसोम 2 लेयर से घिरा हो गया, तो देखो बोर्ड पे देखो संजय, एक्रोसोम प्लस 2 लेयर, इस पूरी रचना को सामूहिक रूप से गेलिया कैपिटिस कहते हैं। एक्रोसोम तथा, एक मिनट सुने ध्यान, एक्रोसोम तथा वैक्यूलर लेयर एवं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सामूहिक रूप से गेलिया
कैपिटिस कहते हैं। अब लिख लो, मैं लिखने का पूरा समय दूंगा लेकिन समझना बहुत जरूरी है। एक्रोसोम तथा वैक्यूलर लेयर। एक मिनट, वैक्यूल का मतलब रिक्तिका, रिक्तिका की झिल्ली, रिक्तिका की मेम्ब्रेन तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीनों को सामूहिक रूप से गैलिया कैपिटिस कहते हैं। समझ में आ गया बेटे? चलिए आगे बोर्ड पे देखें वापस। यहां देखो, सब बोर्ड पे देखेंगे जब बोलूंगा। अभी तो कुछ कोई बात नहीं अपने पास, अब क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास हो गई ना तो टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले कुछ 2-3 बच्चे सेटिस्फाई नहीं थे, अब सब सेटिस्फाई। पहले 60 मिनट पता ही नहीं चलता, अब 90 मिनट आराम से आप, और कोर्स भी जल्दी कवर होता है। ठीक है, अब ये क्या प्रॉब्लम आती है आपको लिखने में ज्यादा, क्योंकि आप पढ़ के आए, एक बार आप पढ़ के आएंगे ना तो फटाफट होता है, आपको फटाफट समझ में आएगा। जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ बस वो लिखने पड़ेंगे आप। एक्स्ट्रा पॉइंट बहुत सारे बताऊंगा, हर बार आपको लगेगा अरे ये तो पढ़ा ही नहीं, अरे ये तो नहीं पढ़ा, ये नया पॉइंट है, हर बार लगेगा, लेकिन आप एक बार रीडिंग करें। चलो अब देखो, मैंने एक्रोसोम तथा केंद्रक के बीच में यहाँ पे खाली स्थान छोड़ा है, वो एक्रोसोम तथा केंद्रक के बीच के खाली स्थान को परफोरेटोरियम कहते हैं। देख ले, परफोरेटोरियम कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, ये लिखा है, मैंने पढ़ के बताया, यूपाइरिन। ये जो मैंने शुक्राणु का चित्र बनाया है, इसमें केंद्रक स्पष्ट दिखाई दे रहा है या नहीं? मेरे को तो दिखाई दे रहा है, और आप लोगों को नहीं पता दिखाई दे रहा है या नहीं। ऐसा शुक्राणु जिसमें केंद्रक स्पष्ट दिखाई दे, उस शुक्राणु को यूपाइरिन कहते हैं। ऐसा शुक्राणु जिसमें स्पष्ट केंद्रक दिखाई दे, उसे यूपाइरिन कहते हैं। क्या कहेंगे? यूपाइरिन। ठीक है, अब देखते हैं, एक शब्द लिखा है मैनचेटी। कल मैंने फोरचेटी भी लिखा था, वो क्या होता है? मैंने लिखा था कि लेबिया मेजोरा तथा लेबिया माइनोरा नीचे की सतह पर दोनों फ्यूज हो जाते हैं, उस रचना को फोरचेटी कहते हैं। अब यहाँ पे मैनचेटी समझे, केंद्रक के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में खाली स्थान दिख रहा है, इस खाली स्थान में साइटोप्लाज्म होगा, कोशिका द्रव्य होगा, तो केंद्रक तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कोशिका द्रव्य की पतली लेयर बन जाती है, उसे मैनचेटी कहते हैं। केंद्रक तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कोशिका द्रव्य की एक पतली लेयर बन जाती है, एक पतला स्तर बन जाता है, उसे मैनचेटी कहते हैं। चलिए अब इधर आए। कल मैंने आपको बताया था कि मनुष्य का शुक्राणु सबसे पहले किसने देखा था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। अब मैंने लिखा है कि शुक्राणु शब्द किसने दिया था? स्पर्म टर्म्स वाज गिवन बाय, किसने दिया था? वो भी मैंने कल बताया था, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने स्पर्म या शुक्राणु नाम दिया था। ये याद करें। अब देखिए, सबसे बड़ा शुक्राणु जो है, इसकी लंबाई 2 मिलीमीटर होती है, और ये एक एम्फीबिया उभयचर है, डिस्कोग्लोसस। डिस्कोग्लोसस
तो डिस्कोग्लोसस, यहाँ पे आप लिख लें ब्रैकेट में उभयचर, एम्फीबिया का सदस्य। तो डिस्कोग्लोसस का शुक्राणु कशेरुकियों में, वर्टिब्रेट्स में सबसे बड़ा माना जाता है। इसकी लंबाई 2 मिलीमीटर होती है। लिख लिया। अब हम अभी कशेरुकी की बात कर रहे हैं, हमने अभी नॉन कॉर्डेट्स की बात नहीं की। नॉन कॉर्डेट्स में जो है वो और भी बड़े शुक्राणु पाए जाते हैं, 5 सेंटीमीटर तक शुक्राणु की लंबाई पाई जाती है। सबसे छोटा शुक्राणु वर्टिब्रेट्स में 20 माइक्रोन का होता है और ये क्रोकोडाइल का होता है। क्रोकोडाइल जानते हैं? क्रोकोडाइल का होता है। बस 1 मिनट में खत्म करें। क्रोकोडाइल का होता है। मानव शुक्राणु की साइज और मानव शुक्राणु की गति। मानव शुक्राणु की साइज जो है वो 55 माइक्रोन होती है। कितनी? 55 माइक्रोन। मानव शुक्राणु मादा के अंदर 3 से 8 मिलीमीटर पर मिनट की दर से गमन करता है। मानव शुक्राणु की साइज 55 माइक्रोन और गति 3 से 8 मिलीमीटर पर मिनट। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन पूछना चाहें आप लोग? बहुत हो गया।